नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है वह रात। रात गहराती जा रही थी। मेरा मन घबरा रहा था। भैया भाभी आज सुबह मुंह अंधेरे ही उज्जैन के लिए निकल गए थे। बुआ ने उज्जैन से फ़ोन किया था। आज श्रावणी सोमवार है। आज के दिन महाकालेश्वर के दर्शन का बड़ा महात्म्य है। हो सके तो आ जाओ। दर्शन तो एक बहाना था। बुआ जी की नज़र में मेरे लिए कोई लड़का था। उसी सिलसिले में भैया ने अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया था। बोलकर तो यही गए थे कि शाम तक जरूर आ जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं। आसमान में सावन की कजरारी घटाएं उमड़ गुमड़ रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। लग रहा था जमकर बारिश होगी। मैं बेसब्री से भैया के आने की राह देख रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। भैया का ही फ़ोन था। कहने लगे, सिया, आज श्रावणी सोमवार के कारण महाकाल मंदिर में बड़ी भीड़ थी। कई घंटे लाइन में लगे रहने के बाद नंबर आया। आज बुआ यहीं उनके घर पर रुकने के लिए जोर दे रही है। हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। आज हेमा को तुम वहीं रोक लेना। एक रात की तो बात है। ठीक है भैया, जल्दी आना। इससे अधिक क्या कहती। माँ बाबूजी के देहांत के बाद भैया ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। मेरे ही कारण उन्हें अपनी शादी भी जल्दी करनी पड़ी थी, ताकि घर के कामकाज में लगे रहने के कारण मेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो। भाभी भी मेरी सहेली जैसी ही थी। जिंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। इधर कुछ दिनों से भैया को मेरी शादी की चिंता खाए जा रही थी। कहते, समय रहते तेरे हाथ पीले कर दूं तो मुझे चैन मिले, नहीं तो लोग कहेंगे कि जवान बहन घर में बैठी है और इन्हें कोई चिंता नहीं। आज माँ बापूजी होते तो बस यहाँ आकर भैया भावुक हो जाते। मैं लाख कहती, भैया मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर मेरी सुनता ही कौन। झट कह देते, रहने दे। सभी लड़कियां शुरू में ऐसा ही करती हैं और फिर शादी करके खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा हो जाती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि भैया पर बोझ बनूं, इसीलिए पढ़ाई पूरी करते ही मैंने अपने लिए नौकरी भी खोज शुरू कर दी थी। इंटरव्यू कॉल भी आने लगे थे। मैं ऐसी सोच में डूबी हुई थी कि तेजी से बौछारें पड़ने लगी। तभी घंटी बजी। इतनी बारिश में कौन हो सकता है, सोचती हुई मैं उठी और सेफ्टी चैन लगाकर दरवाजे की दरार से झाँका। बाहर अटैची लिए एक युवक खड़ा था। उम्र यही कोई 28-29 साल। मुझे देखकर उसने नमस्कार करते हुए पूछा, किरण दीदी हैं? भाभी तो आज भैया के साथ उज्जैन गई है। मैंने दरवाजे के पीछे से ही कह दिया। उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। फिर मेरी सवालिया नज़रों को देख उसने सकपकाते हुए कहा, मैं धीरज हूँ। किरण दीदी मेरी मौसेरी बहन है। दीदी की शादी में मैं अपनी परीक्षा के कारण नहीं आ पाया था, इसलिए मुझे आप नहीं पहचान पा रही। वह बाहर बारिश की तेज बौछारों के बीच कांप रहा था। बड़े संकोच से उसने पूछा, किरण दीदी नहीं है तो क्या आप मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगी? मैंने दरवाज़ा खोलकर किनारे खिसकते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए। अंदर आकर भी वह दरवाजे पर ही ठिठक गया, क्योंकि उसके तरबतर कपड़ों से लगातार पानी से सारा फर्श गीला हो गया था। उसने वहीं से कैफियत देते हुए कहा, मैं एक मीटिंग में इंदौर आया था। किरण दीदी से बहुत सालों से मिलना नहीं हुआ था, सोचा आज मिलता चलूं। उसकी घबराहट देखकर मुझे शरारत सूझी। मैंने पूछा, अगर आपको मालूम हो जाता कि भाभी आज यहाँ नहीं है तो क्या आप नहीं आते? अब तक वह भी कुछ कुछ सहज होने लगा था। उसने भी शरारत से ही जवाब दिया, हाँ वैसे तो नहीं आता, पर हाँ अगर यह मालूम हो जाता कि दीदी की एक सुंदर सी नटखट सी ननद भी है तो जरूर आता। सुनकर अच्छा लगा, पर मेरे मनोभाव छुपाते हुए मैं मुड़ गई और अंदर भैया की अलमारी से तौलिया और कुर्ता पजामा निकालकर उसे थमाते हुए बोली, प्लीज़ बाथरूम में जाकर चेंज कर लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मैंने रसोई में जाकर उसके लिए अदरक की चाय बनाई। साथ ही हेमा को मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया। तब तक वह कपड़े बदल कर आ गया। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। चुप्पी तोड़ते हुए इस बार उसी ने बात आगे बढ़ाई, आपने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। सिया, मैंने कहा।
पर मन ही मन में सोच रही थी कि मेरी शादी के लिए लड़के तलाशते हुए भाभी को कभी धीरज का ख्याल क्यों नहीं आया। आने दो कल भाभी को, मैं सुबह ही ला शर्म छोड़कर भाभी को कह दूंगी कि मुझे तो आपका भाई धीरज पसंद आ गया है। धीरज भी शायद इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेगा। मन ही मन यह निर्णय लेते ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं धीरज की वाग्दाता हो गई हूँ। मन में किसी कोने में शहनाइयाँ सी बजने लगी। तभी हेमा ने आकर कहा, दीदी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, आ जाइए। इसके बाद दिन भर की थकी हुई हेमा कमरे के बाहर गलियारे में बिस्तर बिछाकर सो गई। दूर कहीं एक कड़क के साथ बिजली गिरी और अचानक लाइट चली गई। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाकर टेबल पर लगाई और चुटकी लेते हुए कहा, आइए जनाब, कैंडल लाइट डिनर पर आपका स्वागत है। धीरज भी लगता है वाक चातुर्य में पीछे नहीं रहना चाहता था। जब चांद सा रोशन चेहरा सामने हो तो कैंडल लाइट की भी क्या ज़रूरत, बुझा दो इन्हें भी। खुशी की बज़्म में क्या काम है जलने वालों का। धीरज के मुंह से अपने लिए यह सुनना कितना अच्छा लग रहा था। इस क्षणिक मुलाकात में ही धीरज अपने विनोदी स्वभाव के कारण कितना अपना सा लगने लगा था। और फिर इस सावन की रात में माहौल भी कितना रुमानी हो गया था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में धीरज की प्लेट में आग्रहपूर्वक खाना परोसते हुए मेरे हाथ उसके हाथों से टकराते रहे। हो सकता है जानबूझकर भी दोनों ओर से ऐसा हो रहा हो। डिनर के बाद हम लोग दोनों सोफे पर बैठकर गप्पे लगाते रहे। यहाँ वहाँ की न जाने कहाँ कहाँ की बातें। धीरज का विनोदी स्वभाव मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट करता रहा। मुझे याद नहीं मैं कभी इतना खुलकर हंसी हूँ। बातों में मशगूल न जाने कब धीरज की बाहें सोफे के पीछे से हौले हौले मेरे कंधों को स्पर्श करने लगी। मालूम ही नहीं पड़ा, और झूठ क्यों बोलूं, मुझे भी यह अच्छा ही लग रहा था। इस श्रावणी रात में मानो मैं स्वयंवरा बन गई थी। बस कल भैया भाभी के आते ही इस संबंध पर रिश्ते की मुहर लगवाने में देर नहीं करूंगी। धीरज की आंखों में जो नशा उतर रहा था, उसे लग रहा था कि मैं भी उसकी पसंद पर खरी उतरी हूँ। इधर मेरी ओर से कोई प्रतिकार न होता देख धीरज और करीब आता जा रहा था। पर तभी एक झटके से मानो नींद से जागी। मेरे संस्कारों में मेरी शादी से पहले इस तरह के संबंध बनाना गवारा नहीं था। मैंने उसे और आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, नहीं धीरज, अभी नहीं। कल भैया भाभी आ जाए, पहले वे इस रिश्ते को ओके कर दे, फिर बारात लेकर आने में देर न करना, समझे। मैंने उसके कान खींचते हुए कहा। धीरज को जैसे कोई करंट लगा हो। बगैर कुछ कहे वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर बालकनी में चला गया। मैंने हेमा को गहरी नींद से जगाया और अपने कमरे में सुला लिया। धीरज बाद में वहीं ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर सो गया। पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मन ही मन धीरज को लेकर सपने बुन रही थी। लग रहा था मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। कुछ ही घंटों में धीरज मुझे कितना अपना सा लगने लगा था। भैया भाभी की ओर से इस रिश्ते को नकारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। कल्पनाओं में मैं धीरज की परिणीता बनी इतराती रही। सुबह सुबह थोड़ी झपकी लगी होगी कि मैं अचकचाकर उठी। बारिश थम चुकी थी। हेमा किचन में रात के सारे बर्तन समेट रही थी। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। धीरज कहीं नज़र नहीं आया। मुझे लगा बाथरूम में होगा। बाथरूम में भैया का कुर्ता पजामा टंगा था जो धीरज में रात को पहना था। इधर उसकी अटैची भी नहीं दिखाई दी। मैंने हेमा को पुकारा, हेमा तुम्हारे मेहमान कहाँ गए? जरा चाय तो बना दो उनके लिए। दीदी वो तो मुंह अंधेरे ही उठकर चल दिए। मुझे कहा कि मेरी सुबह की ट्रेन है इसीलिए चलता हूँ। आपको उठाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि रहने दो, मैं फिर आऊँगा। मैं मन ही मन मुस्कुराई कि धीरज, मुझे मालूम है तुम बार बार वापस आओगे, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि धीरज मुझसे मिले बगैर कैसे चला गया। तभी सोफे के कुशन के नीचे दबे कागज पर मेरी निगाह पड़ी। एक ही सांस में मैं पड़ गई। लिखा था, गुस्ताखी करने जा रहा था, अच्छा हुआ तुमने बहकते कदमों को रोक दिया। थैंक यू, बगैर मिले जा रहा हूँ, माफ़ करना। तभी दरवाजे पर भैया भाभी के आने की आहट आई। वादे के मुताबिक वे पहली बस से ही दौड़े चले आए थे।
बहुत खुश नजर आ रहे थे। आते ही भाभी ने उत्साह में भरकर कहा, सिया जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने उन्हें लंच पर बुला लिया है, सब साथ ही मिलकर खाना खाएंगे। फिर भाभी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर किचन में घुस गई और हेमा को बताने लगी कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। मेरी बात सुनते ही भाभी को फुर्सत ही नहीं थी। मैं अपनी बात कहने के लिए उनके पीछे पीछे घूमने लगी, पर भैया के सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब भाभी कपड़े बदलने अपने कमरे में गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। बड़े संकोच से मैंने कहना शुरू किया, भाभी कल आपकी मौसी का लड़का यहाँ आया था। हाँ, क्या नाम है उसका? मैंने बनते हुए पूछा। कौन? धीरज? कैसे आना हुआ उसका? अकेले ही आया था या उसकी बीवी भी साथ थी? भाभी ने साड़ी को तय करते हुए पूछा। धीरज की बीवी? सुनते ही मैं मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी। भाभी मेरी ओर पीठ किए अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी। उन्हें मेरी इस हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर मैंने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया और कहा, आया तो अकेला ही था। हेमा ने बढ़िया खाना बनाकर खिला दिया था। रात को वहीं सोफे पर सो गया और सुबह न जाने कब चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा। जाते समय मिलकर भी नहीं गया। मैं बड़ी सफाई से सारी बातें छुपा गई। अब कहने को क्या बचा था? कोई बात नहीं, उससे तो मैं बाद में निपटूंगी। चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा। आज मेरी यह गुलाबी सिल्क साड़ी पहन लेना, तुझ पर बहुत खिलती है। कहते हुए भाभी ने पलंग पर साड़ी रख दी और कमरे से निकल गई। मेरे सिर पर हजारों हथौड़े बरस रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि धीरज ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई कि वह शादीशुदा है। हाँ, पर मैंने ही उससे यह कब पूछा था, या उसे यह सब बताने का मौका ही कहाँ दिया? यह भावनाओं का ज्वार था, यह मौसम का खुमार, यह अचानक मिले एकांत का उठा देने वाला लोभ, या फिर मेरे अंतर्मन में छुपी यह भावना कि जल्दी से जल्दी मेरी कहीं शादी तय हो जाए ताकि भैया मेरी चिंता से मुक्त हो जाए। क्या यही सोचकर मैं इस श्रावणी रात में स्वयंवरा बनने को आकुल हो गई थी? पर धीरज स्वयं शादीशुदा होते हुए मौके का फायदा नहीं उठा रहा था क्या? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैंने एक अजनबी पर इतना विश्वास किया कि उसे जीवन साथी बनाने के सपने देखने लगी। पर फिर भी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा था। मैंने खुद को एक फिसलन भरे रास्ते पर फिसलने से रोक लिया था। इस अनुभूति ने मुझे जो राहत मिली उसे मैं बयान नहीं कर सकती। साथ ही रात की उस घटना ने मुझे यह सबक दिया कि कभी भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भी रूप में हमारा फायदा उठा सकता है। उसका प्रतिकार करने का हम में साहस होना चाहिए। मैं न जाने कितनी देर तक इसी अंतर्द्वंद से जूझती रही। तभी भाभी ने आकर कमरे में झांका। अरे सिया, तू तो अभी तक वैसी की वैसी बैठी है, कब तैयार होगी? देख, वो लोग तो आ भी गए। ड्राइंग रूम में मेहमानों के आने की हलचल की आवाजें आ रही थी। मैंने गुलाबी सिल्क की साड़ी पलंग से उठाते हुए कहा, बस भाभी, मैं जल्दी तैयार होकर अभी आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आप सिया की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।